और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई और स्कूल होगा जिसको मेरी और ज़रूरत होगी, अगर वो मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसे प्राथमिकता में ऊपर लेकर आऊँगा। तो ये जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जिला पंचायत में अधिकारी बैठे हुए हैं या नगर निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वी एज अ कंट्री आर डेवलपिंग, हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी ज़रूरतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कई बार लोग सवाल ये करते हैं कि एचआरडीए इनकम तो कर रहा है बट वो खर्च कहाँ कर रहा है। 50 करोड़ के ऊपर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले साल। इसमें क्या उसमें बना? मैं वही बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा भगवानपुर झील का। कोई गलत हो रहा है, कोई अधिकारी गया, उसने बिल्डिंग को सील किया। अब उनके सील करने के बाद सर वो कॉलम बदलता नहीं है, स्पेस में कोई उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। कंपाउंडिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेंजेस नहीं होते और एज इट इज़ उसी बिल्डिंग को खोल दिया जाता है, सील खुल जाती है सर। कंपाउंडिंग प्रोविजंस का फिर उनको अर्थ दंड देना पड़ता है, वो दंड देने के बाद ही उनके सील खुलती है या फिर उनको वो कंपाउंडिंग होती है। और रही बात की दंड दे दिया और परिवर्तन नहीं किया कॉलम में तो चलेगा सर? उसमें वही रहता है ना, कंपाउंडिंग में ये रहता है कि यू हैव टू पे द पेनल्टी। सर पेनल्टी तो पे कर दिया बट सिचुएशन तो सेम रहेगी ना सर। नहीं, सिचुएशन जैसे कंस्ट्रक्शन तो सेम रह गया सर। तो कंपाउंडिंग प्रोविजन उसी के लिए है कि उन्होंने जो करा, जो नक्शा नहीं पास करा, उसकी फीस के अलावा उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। रही बात एक्स्ट्रा पे कर दिया तो सर वो फिर तो सिक्योरिटी रीजंस कोई मैटर नहीं करेंगे। फिर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, हम तानाशाह नहीं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। जब मैप में आपने मेंशन कर दिया कि रेड मार्क मेंशन कर दिया, इसको ब्रेक कर दो, बट वो टूटे नहीं, तो फिर क्या दोबारा देखते नहीं आप लोग, या क्या ऐसा होता है? भाई पेमेंट हमने ले लिया, कंपाउंडिंग करा दिया, जो करना था कर दिया, हमने रेड मार्क मेंशन कर, मेरे को सबूत है सर। हाँ ना, तो वो जो है फिर वो ब्रेक नहीं होते, दोबारा देखते नहीं, या क्या होता है सर? नहीं, दोबारा देखते नहीं, ऐसा नहीं रहता, उनके केसेस चल रहे होते हैं, एक प्रक्रिया। अच्छा, वो केस जो है चलने लगता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रोसेस, उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हथौड़ा लेके तब तो नहीं कर, अगर चल रहा है हाई कोर्ट में फिर तो करना मुश्किल। नहीं, तो मतलब वही मैं सर बता रहा हूँ कि ये अवेयरनेस, जैसे अब ये चीज़ है कि एक यूसीएमएस की प्रक्रिया है, बिल्कुल वो कोर्ट की तरह ही सेटिंग होती है, उसमें जो नोटिस कटता है उसको कोर्ट की तरह ही करते हैं। किसी ने क्राइम कर दिया है, वो रंगे हाथ पकड़ा हुआ आपको दिख जाए, लेकिन फिर भी आप उसे समय देते हो, कोर्ट में प्रक्रिया चलती है बात रखने के लिए। इसलिए हम लोग सर डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हमारे पास ये 3 विंग्स हैं एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है। क्या वो अप्लाई हो पा रहा है? एनजीटी के रूल्स हम एग्जैक्टली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं? वी आर नॉट डोमेन नॉलेज इन दैट, तो वी टेक द क्यूज फ्रॉम इरिगेशन। आपको नहीं लगता कि सिंचाई विभाग को एक्चुअल में एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि भाई यहाँ तक फ्लड जोन है या यहाँ तक ये सिस्टम ऑलरेडी है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होता? ऑलरेडी सार्वजनिक है सर, आप आरटीआई लेके ले लीजिए, सार्वजनिक है, नोटिफाई करा था 2017-18 में, वो सारा है उधर लिस्ट उनके। वो तो एनजीटी गाइडलाइन में हो गया, एनजीटी गाइडलाइन के हिसाब से ही इरिगेशन ने सार्वजनिक किया था। सारे आते हैं, सब लोग अपने खसरे लेकर जाते हैं कि हम मेरा उसके बाहर है कि उसके अंदर है। अब सुलानी नदी का नहीं करा होगा तो वहाँ से 200 मीटर देखा जाएगा सेंटर से। लोगों ने ये भी क्वेरीज की कि जिस प्लॉट का या किसी भी कंस्ट्रक्शन को लेकर के जितना अमाउंट ये लोग जिला पंचायत में दिया करते थे, अब एचआरडीए को वही अब ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जिला पंचायत को देते थे, वो किस फंड को किस लिए यूज़ करते थे। हमें अगर वहाँ रोड बनानी है तो हमें फंड चाहिए होंगे। आज की डेट में जो फैक्ट्रीज के नक्शे का जिला पंचायत ने पास कर रखे हैं, वहाँ गंदा पानी बह रहा है, वहाँ सीवरेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ रोडें नहीं बनी हुई है, वहाँ जाने का रास्ता ये है ट्रैक्टर ट्रॉली से जो जाते हैं, और एक्सीडेंट्स आप देखते हो, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसके पास तो आपका ट्रक है, वो आराम से ले जाएगा। तो मेरा एम ये है कि ये बताने का कि जिसका जो काम है उसे प्लीज़ करने दीजिए। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा। नहीं, जितना बढ़ेगा उतना मैं क्रिकेट खेल के कम कर लूँगा अपना। जैसे बाकी लोग को जो टेंशन होता है वो टेंशन कैसे कम करें? फिर जो आपकी पैशन है उसको फॉलो करें। किसी का राइटिंग है राइटिंग करे, किसी का सिंगिंग है सिंगिंग करे, आपका न्यूज़ से रिलेटेड है आप ऐसे ही करते हैं जी। तो जो पैशन है वो तो फॉलो करना चाहिए। लाइफ में अर्निंग इज़ वन थिंग बट लिविंग योर लाइफ इज़ अनदर। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट को लेकर के तमाम सवाल आपके मन में रहते हैं और आप सोचते हैं कहीं क्या हो रहा है, ये कहीं कुछ गड़बड़ भी आपके माइंड में आता है। तमाम सवाल होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हरिद्वार में एक स्टेडियम बना, वो स्टेडियम में बच्चे जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आपने देखा होगा पुलों पर लाइट लगी हुई है और वहां पर एक लोगो बना हुआ रहता है एचआरडीए। तो आज हम एचआरडीए के वीसी आईएएस अंशुल सिंह जी से बात करना चाह रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और आज सर थोड़ी सी जो चर्चा होगी एचआरडीए को लेकर के हम करते हैं, इसके बाद आईएएस कैसे बनते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है उसे लेकर के हम बाद में एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे।
तो सर सबसे पहली चीज़ कि अगर हम HRDA की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारा डेवलपमेंट का रहता है जी। कि वी डू डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट करें, मास्टर प्लान को इन्फोर्स करें, हम इंश्योर करें जो हमारी डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो एज़ पर बाय लॉज हो रहे हैं, जो मैप्स हैं वो एज़ पर लॉज हमारे पास हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्पेसेस को भी हमें बचाना है, साथ साथ हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। दूसरा है रेगुलेशन। ओके। रेगुलेशन में हम लोग ये कोशिश करते हैं, जो इनको फॉलो नहीं करते उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और इन दोनों के मिक्सचर में जब हमारी अर्निंग होती है, रेगुलेशन से भी अर्निंग होती है, डेवलपमेंट से भी अर्निंग होती है, उसको हम पार्किंग, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग अप बिग रोड्स, जो हमें लगता है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स रहेंगी या फ्यूचर में मास्टर प्लान रोड्स रहेंगी, उन पे हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट बाय एंड लार्ज, क्योंकि हमारे क्षेत्र ऐसा है कि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम प्रस्ताव भी लेते हैं विधायकों से, जिला पंचायत सदस्यों से भी आते हैं, पार्षदों से भी आते हैं, तो अगर उनके भी हमें लगता है कि जेन्युइन चीज़ें हैं जो पार्क से रिलेटेड हैं या उनके एरिया की रोड से रिलेटेड है और सोलर लाइट से रिलेटेड, तो हम लोग उनको भी लेते हैं। तो जैसे अभी आपने बोला कि जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसको अप्लाई करने का काम होता है और रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट करके आप चीज़ें डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं अभी रेगुलेशंस को लेकर के बाद में बात करूंगा। मैंने अधिकतर देखा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। सर, स्पोर्ट्स को लेकर के आपने तमाम चीज़ें जो डेवलप की हैं, अगर मैंने जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि स्टेडियम डेवलप करना, बैडमिंटन कोर्ट है, पूरा क्रिकेट स्टेडियम आपने डेवलप किया और बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैंने पर्सनली विजिट भी किया। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स आप खुद क्रिकेट खेलते रहते हैं और आपका वो इंटरेस्ट जो है सिर्फ स्टेडियम में नहीं, मैंने पुल के नीचे भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस देखे हैं जहाँ पर आपने बैडमिंटन कोर्ट डेवलप करने की कोशिश की, फुटबॉल कोर्ट डेवलप करने की कोशिश की है। रीज़न क्या है? देखिए, वी शुड अंडरस्टैंड कि कई लोग डिसएनफ्रेंचाइज्ड होते हैं। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब रहता है कि सिटीजन तो हैं बट जैसे वोटिंग राइट्स नहीं है। तो हम देखते हैं 18 साल से जितने नीचे हमारे बच्चे हैं उनके वोटिंग राइट्स नहीं रहते, तो उनके जो फॉर वन रीज़न और दी अनदर उनके जो व्यू पॉइंट्स है वो संगठित भी नहीं हो पाते हैं उतना। करेक्ट। तो जैसे हरिद्वार इज़ अ रिलीजियस सिटी, बाय एंड लार्ज हमारी स्पेसेस कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स को डेडिकेटेड हैं, तो इनके लिए हमें बच्चों के लिए कुछ कार्व आउट करना स्पेस बहुत ज़रूरी था। तो जब मैंने हरिद्वार में फेस करा, जब मैं यहाँ DMO था, डिप्टी मेला अधिकारी था, तो हम अखाड़े की किसी जगह पे गए थे, अखाड़े का नाम नहीं बताऊंगा, तो उधर हमें कैंप लगाना था। बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, एक बॉल मेरे कान के बगल से गुजरी। फिर मैंने उसको डांटा, भाई यहाँ क्यों खेल रहे हो? तो फिर आके बोला, साहब यहाँ बताइए कि हम कहाँ खेलें, वहाँ ये बन गया, यहाँ ये बन गया, आप यहाँ टेंट लगा दोगे, ये जगह भी चली जाएगी। तो उस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, तो उसको मैं फील भी करते, आज से 4 साल पुरानी घटना है। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि जो जो कॉमन स्पेसेस हैं, अगर हम उसको यूटिलाइज कर सकें फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ के इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन फॉर किड्स, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग टू प्ले, अबव 60 पीपल दे आर ऑल्सो कमिंग टू प्ले, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी उनको इम्प्रूवमेंट मिले। तो मेरा एम ये था, साथ साथ हमारा ये भी एम है इसमें, क्योंकि नाउ वी हैव इन्वेस्टेड सो हेविली in terms of I'm not talking about money, but in terms of vision, Okay. and in terms of manpower and आप बोल सकते हैं मैन आवर्स। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम एथलीट्स भी डेवलप कर सकें, तो वो इंस्पायर करेंगे आने वाली जनरेशन को। तो वो सभी उसी नॉर्म्स पे डेवलप हैं जिस हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई बच्चा, एथलीट्स की आप बात कर रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में कोई बच्चा जाना चाहता है, तो स्टेडियम हमारा और कोच हमारे इस तरीके के हैं कि वो उस लेवल के बच्चे को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। जी, तो हमने जैसे क्रिकेट में हमारे जो कोचेज़ हैं, अभी जो हमने वेंडर को जो दिया था उन्हें कंडीशंस दी थी, सो दे शुड बी ऑल सर्टिफाइड। तो अभी जो कोच है वो UPL में शायद उधम सिंह नगर की उन्होंने कोचिंग करी थी, उत्तराखंड प्रीमियर लीग में, एंड ही इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड बाय BCCI। और साथ ही साथ जो बैडमिंटन में सिमिलरली, उसी में फुटबॉल में वी आर गेटिंग सर्टिफाइड कोचेज़ जो उनको मतलब बेसिकली सही राह दिखा सके। तो ये हमारा मेन एम है। हमने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का भी एक बंदा रखा है जो कोर्सेज करके आ रखे हैं, क्योंकि इंजरी प्रोन बहुत हो जाते हैं जो एथलीट्स होते हैं, खासकर यूथ में अगर वो इंजरी हो जाए तो उसको रिकवरी में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो ये चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो बहुत अच्छी चीज़ है, हमने 100 EWS स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ फैसिलिटीज़ देंगे। उसमें 30 से ऊपर हम ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुके हैं। जो आसपास के स्कूल्स थे वहाँ हमने ट्रायल्स रखवाए थे और उससे हमने बच्चों को वहाँ सिलेक्शन किया, जिनमें थोड़ी बहुत भी हमें खेलने की प्रतिभा दिखी, उसको हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें रख रहे हैं। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग बात कर रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर्स रहते हैं ताकि उनकी एजुकेशन को भी हम इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ उनको किट्स और वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मेन एम हमारा ये है कि इट्स अ सोशल स्टेट,
सोशल वेलफेयर स्टेट, तो हम जो फैसिलिटी है ठीक है क्रॉस सब्सिडाइजेशन करके इफ यू आर चार्जिंग समवन वी शुड बी एबल टू डिलीवर इट टू द पीपल हु कैन नॉट पे फॉर इट और जिनमें प्रतिभा है। तो ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं फिलहाल। देखिए बहुत से लोगों ने उस पे ये भी क्वेश्चनिंग की कि इसका प्राइस को लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे जी, मतलब ये लेकिन जब उनको ये पता लगा कि यहाँ EWS के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं तो उस दिन से वो सवाल उठना बंद हो गया। तो जो कैपेसिटी है पे करने की हमें पे करना चाहिए। अगर पार्किंग फीस है किसी के लिए फ्री करनी है तो हमें जो पे कर सकता है उसे पे करना चाहिए। फैसिलिटी सस्टेनेबल जब ही बनेगी। अदरवाइज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हम फ्रीबीज देंगे और इफ आई हैव अ पेइंग कैपेसिटी then I think the system won't be able to sustain. So we need to make it sustainable in the long run in the sense कि it should be able to generate the capital for its own maintenance. अगर कहीं टूट होती है जैसे अभी कुछ हमारा पानी था वहाँ गिरने लग गया था तो उससे कुछ टूट गया था, तेज आंधी आई थी तो वो हमने तुरंत रिपेयर कर दिया। फैसिलिटी ऐसे ही रन करती है। तो इसके लिए हमने वानखेड़े स्टेडियम भी अपनी टीम को विजिट कराया था, हमने सिरी फोर्ट भी टीम को विजिट कराया था, हमने और भी जगह भोपाल में भी विजिट कराए थे। तो वहाँ से मॉडल्स लेकर आए। ऐसा नहीं था कि ये हमने अपने आप ही मॉडल जनरेट कर दिया, ऑलरेडी द व्हील वाज इन्वेंटेड बिफोर, तो बस उसी को हमने रेप्लिकेट करा है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप जैसे फ्री बाइज की बात करते हैं, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के आपका कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री बाइज का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, आप उसके अगेंस्ट में हैं या नहीं? नहीं, जैसे आपने जिसको देना चाहिए उसको दीजिए, उसको दें। आपने 100 बच्चों को जो हम दे रहे हैं, ये अगर 100 किड्स वी आर गेटिंग इनटू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो इसको फ्रीबी का नाम नहीं देंगे आप। इट्स अ वेलफेयर स्टेट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए। हाँ, ये सोशल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजाय होगी। आप कोई मानक बनाइए जिससे आप जिसको एक्चुअली में जरूरत है उसको मिले, जिसको वो लेवल ऑफ कोचिंग मिले, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जो फैसिलिटी मिले, उनके पेरेंट्स को वो काउंसलिंग मिले। ज़्यादातर उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं सिटकुल में काम करते हैं या ऑड जॉब्स कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये इंश्योर कर सके कि हम उनको एक बेटर राह दिखा सकें। और निश्चित रूप से अगर आज से 5-6 साल में ये चीज़ करेगा तो कोई यहाँ से प्लेयर निकलेगा तो फिर उस चीज़ की वैल्यू भी होगी। जैसे HRDA है, हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी, रुड़की के क्षेत्र में, हरिद्वार के क्षेत्र में अगर हम बोलें, जो विलेज एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर और क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट प्लान हैं जो आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया है या अभी जो फर्दर प्लान है जिससे कि चीज़ें और भी सोशल वेलफेयर के लिए बेहतर हो सके? क्योंकि जो कई बार लोग सवाल ये करते हैं कि HRDA इनकम तो कर रहा है बट वो खर्च कहाँ कर रहा है? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा। ऑलरेडी लगभग 50 करोड़ के ऊपर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर चुके हैं पिछले साल। इसमें क्या उसमें बना? मैं वही बता रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा भगवानपुर झील का, और सेकंड बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा रुड़की में जो हम बैडमिंटन कोर्ट और नीचे जिम बना रहे हैं वो था। इसके साथ साथ हमारी रोड्स, जो गाँव की रोड्स रहती हैं, वो बहुत बड़ा कंपोनेंट था, जो अलग अलग हमें जिला पंचायत से ग्राम प्रधान इनसे भी आते हैं प्रपोजल। तो हम प्रपोजल आते हैं आपके पास? उनसे प्रपोजल आते हैं। तो व्हाट वी डू इज हम ये नहीं देखते कि देखिए जो हमारे डिग्नेटरीज हैं जो बड़े पद पर हैं उनके प्रपोजल तो हम लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत का कोई प्रपोजल आता है तो वो हम ज़रूर उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहीं हरिद्वार में एक स्कूल है, उसका डेवलपमेंट का एक इशू था, तो पिछले साल से ही लोग हमारे पीछे थे कि भाई इसका कर दीजिए। ऑल्दो वो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में उतना प्राथमिकता पे नहीं आता है। फिर जब हमने जाके देखा कि वहाँ काफ़ी ही हालत ख़राब है तो उस स्कूल को फिर हम लोगों ने उठाया एंड नाउ इट इज़ बीन एबल टू, हम उसके जो अभी समर वेकेशन चल रखे हैं तो उसके स्कूल की हम बेसिकली काया पलट कर चुके हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड के बेसिस पे, जहाँ ज़रूरत है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो जैसे अभी आपने जिला पंचायत सदस्यों की भी जिक्र किया कि उनके भी प्रपोजल आपके पास आते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप ब्यूटिफिकेशन को लेकर के आप भी काम कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन को लेकर के मेयर भी काम कर रहे हैं, सांसद भी काम कर रहे हैं, विधायक भी काम कर रहे हैं, तो क्या सभी का काम सिर्फ एक हो गया कि ब्यूटिफिकेशन करो सिर्फ? मतलब अधिकतर ब्यूटिफिकेशन को, मैंने जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर के HRDA ने भी काम किया सर। देखिए फिर वही बात आ गई, रोड सब बना रहे हैं। हाँ, सब रोड भी बना रहे हैं, वही तो बेसिकली यही जनरल काम है एंड वी शुड इंक्लूड कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस फंड्स, various agencies, and it's a good thing if we all are working in that direction, but provided कि जो आप फैसिलिटी बना रहे हो, जो चीज़ बना रहे हो, उसकी डबलिंग ना हो। करेक्ट, डबलिंग नहीं होनी चाहिए। कोई एरिया में अगर वो कर रहा है तो जैसे अगर नगर निगम से कोई आता है तो हम लोग उनसे बात कर लेते हैं कि अगर नगर निगम क्षेत्र से आप आ रहे हो उनसे NOC ले लो कि वो ये काम नहीं करेंगे, तो हम वो काम करते हैं। तो ये इस तरीके से काम करना चाहिए एंड इट्स अ गुड थिंग कि अगर सभी लोग एक ही काम करें, मतलब एक ही काम, मतलब सबको सब काम करना है। ऐसा नहीं है कि वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू डेवलप पार्किंग और फिर वहीं हम वो हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। हमें जहाँ ज़रूरत होगी हम जाएंगे। अब जैसे स्कूल में आप बात कर रहे हैं, स्कूल में फंड्स आते हैं, शिक्षा विभाग से भी आते हैं,
लेकिन शिक्षा विभाग के पास कितने स्कूल होंगे, कितने लिमिटेड फंड्स होंगे, उनका बजट कहाँ होगा, तो हो सकता है उनका ध्यान यहाँ नहीं आकर्षित हो पाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई और स्कूल होगा जिसको मेरी और ज़रूरत होगी, अगर वो मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उसे प्राथमिकता में ऊपर लेकर आऊँगा। तो ये जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जिला पंचायत में अधिकारी बैठे हुए हैं या नगर निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ऑन स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वी एज अ कंट्री आर डेवलपिंग, हमारी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी ज़रूरतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, बट वी नीड टू इंश्योर कि उसका इवनली स्प्रेड हो। करेक्ट। तो चलिए, जैसे आपने जो सवाल कई बार आप पूछते हैं कि एचआरडीए के पास पैसे आ रहे हैं, वो पैसे का क्या हो रहा है, वो पैसा इस तरीके से आपके विकास में, आपके वेलफेयर के लिए लग रहा है। सर, एक सवाल, जैसे जो भगवानपुर का आपने जिक्र किया, एचआरडीए ने अभी एक्वायर मतलब एक और डोमेन एड ऑन कर लिया अपने अंडर में कि वहाँ भी विकास का काम होगा, लेकिन जो क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ घरों का या फिर कमर्शियल बिल्डिंग का जो अप्रूवल है वो जिला पंचायत देता था अब तक, अब एचआरडीए देगा? नहीं, एक्चुअली क्या था सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। घाट क्षेत्र परिषद बना था एक, जी, बना घाट था। क्षेत्र परिषद बना था, उसका रोल था वो डेवलपमेंट करने का। जी। बट ये देखा गया घाट क्षेत्र परिषद बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ देयर ड्यूटीज वो मीटिंग्स नहीं कर पा रहे थे और डेवलपमेंट वहाँ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि आज से कब घाट क्षेत्र परिषद बना, कितने साल हो गए और कितना डेवलपमेंट हुआ, वो देखने के लिए था। रही बात ये डुअलिटी ऑफ नक्शा पास करने की, तो ऑब्वियसली जहाँ एचआरडीए नहीं रहता था तो कोई ग्राम प्रधान से पास कराता है, कोई जिला पंचायत से पास कराता है, कोई ब्लॉक से पास करा लेता है, कोई नगर पालिका से पास करा लेता है। तो जब कोई वो नहीं रहेगा, मानक नहीं रहेगा, तो कोई कहीं से भी पास करा लेता था। लेकिन जब एचआरडीए वहाँ आ जाता है तो हमारा मेन जो फंक्शन है वो मैप पास करना है। अभी सिमिलर फंक्शन ये आ रहा है कि वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सीडा से नक्शा पास करा ले रही हैं, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे रही हैं। तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि वो जब हमारे पास क्षेत्र आ गए तो सीडा वोंट पास इट, और उसके मानक बने हुए हैं कि सीडा कितनों के नक्शे पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पास कर सकता है जहाँ मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल है, या खसरे इंडस्ट्रियल नोटिफाइड है, या सिडकुल ने उसको एक्वायर कर रखा है। इन 3 क्षेत्र के बाहर है तो सीडा पास नहीं कर सकता है। तो उनको हमने लेटर लिख दिया कि आप इसको पास नहीं करेंगे। तो वो होता है जब चेंजेस आते हैं तो थोड़ा समय लगता है लोगों को समझने में, और लोगों ने ये भी क्वेरीज की कि जिस प्लॉट का या किसी भी कंस्ट्रक्शन को लेकर के जितना अमाउंट ये लोग जिला पंचायत में दिया करते थे, अब एचआरडीए को वही अब ज़्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि जिला पंचायत को देते थे वो किस फंड को किस लिए यूज़ करते थे। हमें अगर वहाँ रोड बनानी है तो हमें फंड चाहिए होंगे। अगर सीडा ले रहा है, सीडा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं उठा रहा है, क्योंकि सीडा का काम है जहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रखा है वहाँ पास करना। हमारे को डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं ताकि हम उस एरिया में जाकर डेवलपमेंट कर सकें। आज की डेट में जो फैक्ट्रीज के नक्शे का जिला पंचायत ने पास कर रखे हैं, वहाँ गंदा पानी बह रहा है, वहाँ सीवरेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ रोडें नहीं बनी हुई है, वहाँ जाने का रास्ता ये है ट्रैक्टर ट्रॉली से जो जाते हैं, और एक्सीडेंट्स आप देखते हो, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, उसके पास तो आपका ट्रक है, वो आराम से ले जाएगा। तो मेरा एम ये है कि ये बताने का कि जिसका जो काम है उसे प्लीज़ करने दीजिए, क्योंकि फिर पुलिसिंग भी हमारी जैसे वो रहती है। फिर कल कोई कहेगा कि गांव में, हमारी ग्राम में अपने आप ही हमारा संगठन बना हुआ है, वो कर लेगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। हमारा मेन कोर काम है ये काम करना, और उससे ही डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं मैप पास करने से। तो जिला पंचायत जो पैसे लेता था उससे वो विकास का काम नहीं कर पाता उससे था। वो कर नहीं पा रहे होंगे ना सर, वो नक्शा ही उतना नहीं है जो कमर्शियल बिल्डिंग में जो आपको देना चाहिए। एक्चुअली जिसको देना चाहिए, जो बिजनेस करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ ट्रैफिक आएगा, रुकेगा, उनके चार्जेस कम रहते हैं, तो वो कहाँ से करेगा वो फंड। तो अगर मैं सिटीज़ की ही बात करूं, मैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें एक कॉमन इश्यूज आ जाता है, सेटबैक का कॉमन इश्यूज आते हैं कि जो मैप है, जिस मैप को लेकर के अप्रूवल हुआ है, ठीक वैसे डेवलपमेंट नहीं होते। ये हर जगह मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। और उसमें भी क्या होता है कि सेटबैक छोड़ते नहीं। तो क्या हमारा ये जो रूल है, बेसिकली देखिए ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो इसको लेकर के मैंने क्वेश्चनिंग भी किया था। तो सवाल ये कि जब सेटबैक क्या छोड़ नहीं सकते, या होता क्या बेसिकली कि रूल फॉलो नहीं हो पाते? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया, इससे मैं 2 साल से जूझ रहा हूँ जी। ये इट्स अ हैबिचुअल थिंग, क्योंकि कुछ आर्किटेक्ट बोलते हैं, कुछ वो बिल्डर खुद सोचता है, एंड वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन कि जब बिल्डिंग बनती है, अब इट्स नॉट पॉसिबल, हम 4,500 मैप पास करते हैं, 4,500 जगह मैं जाके देख नहीं सकता हूँ। रोज़ 12 मैप पास हो रहे हैं आपके, तो 12 लोकेशन पे अगर मैं रोज़ जाके देखूँ वो सेटबैक छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा है, और इनफैक्ट जो पिछले अगर मैं देखूंगा जो हो रखे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेटबैक छोड़ना जो रहता है ये पनिशमेंट नहीं है। ये यहाँ के लोग को भी हमने बताया, दिस इज़ नॉट अ पनिशमेंट, दिस हैज़ बीन गिवन फॉर देयर ओन बेनिफिट। कल अगर फायर का इशू आता है, या कुछ हमारे पास सपोज फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक होता है, या कोई ऐसी आपदा आती है, तो लोगों को वहाँ से निकलने के लिए वो हेल्प करता है। तो हम लोग जहाँ पॉसिबल होता है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको इन्फोर्स कराने की, बट अभी भी घर में जो लोग हैं वो इसको इन्फोर्स कराने में हमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो
बट एज वी आर डेवलपिंग, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लोगों को इस चीज़ को हमें एजुकेट करना भी ज़रूरी है। देखिए रेगुलेशन तो एक चीज़ है, ठीक है, मैं जाके अपना डंडा चला दूंगा और लोग कहीं मान जाएंगे, कहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। बट आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके हम कैंप्स लगाने वाले हैं कि सेटबैक छोड़ना क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, और आर्किटेक्ट्स की भी हम काउंसलिंग करेंगे कि भाई आप जो नक्शे लेकर आ रहे हैं आप इंश्योर करिए कि वो सेटबैक्स छोड़ रहे हैं। तो जैसे ये जो हमारे जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, क्या ये पैरामीटर्स इतने फिजिबल हैं कि लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ? सवाल इसलिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 200 वर्ग मीटर तक का जो स्पेस है, अब बहुत से ऐसे कमर्शियल बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया में बनते हैं। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है सर, बहुत कॉस्टली ज़मीनें होती हैं। अब उन ज़मीनों में जो सेटबैक छोड़ने का पैरामीटर है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। 4.5 मीटर कोई कैसे छोड़ेगा सर? तो वो क्या, मेरा सवाल यही है, क्या ये एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है? सर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मैंने ऑलरेडी आपके जैसे तर्क था, मैंने शासन में बात करी थी। ओके। जैसे आवास विकास में उसको आप वहाँ लोग बना दे रहे हैं, तो आप रेगुलराइज करिए, क्योंकि 2020 में हमारे पास लगभग आया ये, तब तक ऑलरेडी आधे से ज़्यादा कमर्शियल वहाँ बना चुके थे। तो उनका ये कहना था यार ये क्योंकि गलत हो रहा है, इसको लीगलाइज करना हमारा रोल नहीं है, हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और हर जगह हर चीज़ नहीं बन सकती है। अभी मान के चल रहा है अगर मैंने ज़मीन खरीद ली है, मैं होटल भी बना सकता हूँ, रेजिडेंस भी बना सकता हूँ, फैक्ट्री भी लगा सकता हूँ, वेयर हाउस भी लगा सकता हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर मैं वेयर हाउस अलाउ कर दूँ तो आपके जो सो रहे होंगे वहाँ ट्रक्स आएंगे, रात को डिस्टर्बेंस होगा, तो फिर रेजिडेंशियल जोनिंग का क्या मतलब लेकिन हुआ? बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, वहाँ पर मान नहीं, लीजिए रेजिडेंशियल एरिया में कोई जिम बन गया सर। हाँ नहीं, जी। वो मास्टर प्लान नहीं है अभी वहाँ रुड़की में। अब मास्टर प्लान आने वाला है। ओके। हरिद्वार में वी आर ट्राइंग टू इन्फोर्स इट। मास्टर प्लान के काफ़ी रेगुलेशन होते हैं, काफ़ी सीलिंग की कार्रवाई होती है। ऑलमोस्ट हमने पिछले साल 100 डिमोलिशंस करें, हर 3 दिन में एक डिमोलिशन होता है, और लगभग उतने ही हम उससे ज़्यादा डबल हमने सीलिंग करी है। तो एवरी डे वी आर टेकिंग सम एक्शन। तो लोगों को जहाँ मास्टर प्लान है वहाँ तो अवेयरनेस है इस चीज़ की, वहाँ तो नहीं कर। जहाँ मास्टर प्लान नहीं है, सपोज रुड़की में नहीं था, क्योंकि रुड़की आप देखेंगे हरिद्वार में HRDA में आई थिंक 2016 या 17 में ही आया वहाँ। बिल्कुल। अब जो मास्टर प्लान नया आ रहा है, जिसकी 12 तारीख को बोर्ड बैठा के उसमें रखा भी जाएगा, उसमें ये जोनिंग हम लोग लेकर आएंगे। फिर लोगों को हमें अवेयर भी करना पड़ेगा। सरकार का काम सिर्फ ये नहीं कि रूल्स बना दे, हमारा काम है कि उसके बारे में अवेयर कराएं, ताकि उसके लिए उसको मतलब समझ पाएं, उनको एजुकेट कर पाएं, ताकि वो उसको अपने आप ही फॉलो करें। ठीक है। जैसे रेगुलेशंस को रेगुलेट कराने का काम बिल्कुल HRDA कर रहा है। इस ड्यूरेशन में कई बार ऐसे देखे जाते हैं, जैसे आपने बोला कि आपने बिल्डिंग को सील कर दिया, कोई गलत हो रहा है, कोई अधिकारी गया, उसने बिल्डिंग को सील किया। अब उनके सील करने के बाद सर वो कॉलम बदलता नहीं है, स्पेस में कोई उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। कंपाउंडिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चेंजेस नहीं होते, और एज इट इज़ उसी बिल्डिंग को खोल दिया जाता है, सील खुल जाती है सर। तो इसको लेकर के क्या है, एक स्थिति ऐसा पैदा हो जाता है, लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि सेम बिल्डिंग उसी कंडीशन में थी, पहले उस पर हमने ताला लगाया, HRDA ने ताला लगाया, फिर बाद उसको खोल दिया। ठीक है, इसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। इसमें कई ऐसे केसेस आते हैं जो ऑलरेडी बिल्डिंग बना देते हैं 3-4 फ्लोर, कोई नहीं तोड़ता है। तो तब तक क्या HRDA नहीं, के वो लोग HRDA देखते सील नहीं? करते हैं। तब तक आपके विभाग के लोग जाके देखते नहीं? अब आपने बिल्कुल सही बात बोली। साल में सर मैं 4,500 नक्शे पास कर रहा हूँ, सर, दिन के 12 सर, नक्शे पास कर रहा हूँ। आप नहीं जा सकते सर, अधिकारी नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको, आज की डेट में कल हमारी टीम ने 5 जगह जाके, अलग अलग जगह जाके गई। टीम जो जाती है उसके पास भी लोड रहता है सर। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो अभी फील्ड पर होंगे, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। आपके पास तो 1 मैटर संज्ञान में आया है, बहुत सारे मैटर। आपके पास 1 मैटर मतलब 1 मैटर संज्ञान में आएगा, उससे ज़्यादा हमारे पास संज्ञान में आते रहते हैं। खासकर पड़ोसी ही कंप्लेंट करते हैं। राइट सर। सबसे ज़्यादा पड़ोसी ही कंप्लेंट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है वो कंपाउंड करा चुका होता है फिर भी कंप्लेंट आती है। अगर आप मेरा फ़ोन खोल के देखेंगे, रात को 2 बजे तक मेरे पास कंप्लेंट आती रहती है। तो ये चीज़ हमें, जब तक हम उनको अवेयर, मैं वही आपको बताऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो एट एवरी साइट। और रही बात आपकी जो आपने कहा, लगा दिया, सील लगा दिया, ओके, मैं समझ गया कि भाई आपने उस पे मैं आ रहा हूँ सर, जब देखा जी, उस पे मैं आ रहा हूँ। तो देयर इज अ कंपाउंडिंग प्रोविजन जिसमें 25% बोर्ड के थ्रू हो जाता है। दूसरा, वो फिर तोड़ने के लिए एक एफिडेविट देते हैं, कई बार, ज़्यादातर बार नहीं तोड़ते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत में कितनी बिल्डिंगें हैं जो किसी भी प्राधिकरण द्वारा तोड़ी गई हैं? तोड़ी जाती हैं। नहीं, आप कुछ मुझे देखिए, मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारी बिल्डिंगें आपने तोड़ी हैं, बहुत सारे बिल्डिंगें सर अवैध तोड़ते हैं सर। लेआउट, जैसे मेरा मेन एम ये नहीं है, मेरा मेन एम ये, देखिए आपने बहुत ही छोटा प्रोविजन उठाया। मेरा एम है इलीगल लेआउट नहीं होने देना। इलीगल लेआउट, मैं प्राथमिकता मैंने उस पर रखी है कि इलीगल लेआउट नहीं होने देना। उसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा क्यों है। इलीगल जब लेआउट होता है तो वो लेआउट तो पास कराते नहीं है, वो कहीं एग्रीकल्चर भूमि को काट के वो कर देते हैं,
फिर जब वो रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वो नक्शा पास कराने आते हैं, कंप्लेनेंट सपोज आपकी मेरे से रंजिश हो गई, तो मैं कंप्लेंट करूंगा इसका इलीगल लेआउट में, उसका नक्शा पास नहीं हो पाता। ऐसे कई लोग आके मैं बेसिकली कमर्शियल बिल्डिंग के रेफरेंस में उसमें भी मैं आ रहा हूँ सर, जी। उसमें मैं आ रहा हूँ। तो इन चीज़ों को हमारा मेन फोकस रहता है कि इलीगल लेआउट पे हम लोग बेसिकली अंकुश लगाएं। आज की डेट में हमने लेआउट्स ऑलमोस्ट, कल हमने 3 लेआउट तोड़े भगवानपुर में, और आज भी कुछ डिमोलिशंस उसमें रहेंगे। रही बात कमर्शियल बिल्डिंग की, देयर आर ऑलरेडी कंपाउंडिंग प्रोविजंस अवेलेबल। कंपाउंडिंग प्रोविजंस का फिर उनको अर्थ दंड देना पड़ता है, वो दंड देने के बाद ही उनका सील खुलती है या फिर उनको वो कंपाउंडिंग होती है। और रही बात कि नहीं, दंड दे दिया और परिवर्तन नहीं किया कॉलम में तो चलेगा? सर उसमें वही रहता है ना, कंपाउंडिंग में ये रहता है कि यू हैव टू पे द पेनल्टी। सर पेनल्टी तो पे कर दिया, बट सिचुएशन तो सेम रहेगी ना सर? नहीं, सिचुएशन जैसे कंस्ट्रक्शन तो सेम रह गया सर। तो कंपाउंडिंग प्रोविजन उसी के लिए है कि उन्होंने जो करा, जो नक्शा नहीं पास करा, उसकी फीस के अलावा उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। रही बात एक्स्ट्रा पे उनको कर दिया तो सर वो फिर तो सिक्योरिटी रीजंस कोई मैटर नहीं करेगा। नहीं, आप वो समझे नहीं। देखिए जैसे 3-4 फ्लोर देते हैं, दे गिव, वो अपनी पर्सनल वो देते हैं कि भाई कि हम इसको पीछे खींच लेंगे या तोड़ लेंगे, तो हम गुड फेथ में वी गिव देम टाइम, बट आई थिंक देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज टू इन्फोर्स इट। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। हम तानाशाह नहीं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ जो लोग कर रहे हैं, इफ दे आर डूइंग इट, इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, उसके नॉलेज के अभाव में, सो वी हैव टू टेक अ बैलेंस स्टैंस इनटू दिस थिंग। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डिमोलिश, इट विल टेक मी अ डे, आई कैन डू इट। आप मुझे पावर दीजिए, फिर मैं भी बांग्लादेश की तरह जो ई रिक्शा चल रहा है, मैं सारा तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। लेकिन आपकी बात सही है, इसको हम लोग ने पॉइंट आउट करा इन रेगुलर मीटिंग्स कि जब उसका ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट होता है, अभी हम लोग उसी को ही कर रहे हैं। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है तभी आप उसको सेटबैक छोड़ने के लिए आप वो मोटिवेट करिए, नहीं तो उसी समय आप सील करिए। लोगों का क्या सवाल आता है जब सील करने जाते हैं कि अब तक कहाँ थे, अब तक नहीं कहाँ नहीं थे, कि ग्राउंड फ्लोर अभी तो बनाया नहीं और आप पहले आ गए। कई बार ऐसा भी होता है। नहीं, कई बार नहीं, ज़्यादातर बार ऐसा होता है। इफ़ आई विल गिव यू टाइम, आप यहाँ बैठिए, जिस दिन कार्रवाई करने जाते हैं आप जरा साइड पे जाके देखिए कैसे कैसे फेस करना पड़ता है लोगों को। तो वी आर नॉट पुलिसिंग डिपार्टमेंट, पहले अंडरस्टैंड करिए। जो लोग रहते हैं सादी ड्रेस में रहते हैं, जब मौके पे जाते हैं तो उन्हें कई डिफिकल्टीज़ का फेस करना पड़ता है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आपने पॉइंट आउट करा है। इसके लिए वी नीड टू इंश्योर, हमें अपनी वर्क फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी। 12 पीपल कैन नॉट मैनेज। अभी हमारे पास 11 या 12 जेई हैं, दे कैन नॉट मैनेज द होल डिस्ट्रिक्ट, इट्स वेरी वास्ट। तो मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी हमें। और लोगों को जब तक मैं अवेयर नहीं कर पाऊँगा, देखिए जब तक क्राइम जैसे एक चीज़ होती है उसको जीरो नहीं कर सकते, उसको लिमिट कर सकते हो, बट हमें अवेयरनेस है कि ये चीज़ नहीं करनी तो हम नहीं करते हैं। तो जब तक अवेयरनेस कैंपेन्स हम नहीं चलाएंगे तब तक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। मतलब लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। अभी इश्यूज जो है लोगों की अवेयरनेस का है, अवेयरनेस का भी है और साथ साथ एजुकेशन का भी है। मतलब अवेयरनेस तो ठीक है, लॉज हैं ये हैं, लेकिन उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको ये सेटबैक्स क्यों छोड़ने हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी। कार्रवाई करना इज़ वेरी सिंपल। आप आज इंक्रोचमेंट हटाना चाहोगे, एक्शन तुरंत लिया एक्शन तुरंत लेना वो दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है, बट दिस इज़ द टफ पार्ट। और सर जो कंपाउंडिंग की आप बात करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मैप में आपने मेंशन कर दिया कि रेड मार्क मेंशन कर दिया, इसको ब्रेक कर दो, बट वो टूटे नहीं, तो फिर क्या दोबारा देखते नहीं आप लोग, या क्या ऐसा होता है? भाई पेमेंट हमने ले लिया, कंपाउंडिंग करा दिया, जो करना था कर दिया, हम रेड मार्क मेंशन कर, मेरे पास सबूत है सर, हाँ है ना, तो वो जो है फिर वो ब्रेक नहीं होते, दोबारा देखते नहीं, या क्या होता है सर? नहीं, दोबारा देखते नहीं ऐसा नहीं रहता, उनके केसेस चल रहे होते हैं। एक प्रक्रिया अच्छा, वो केस जो है वो केस चल रहे हैं उनके। आपके यहाँ ऑलमोस्ट हमारे यूसीएमएस में 1000 से ऊपर केस ऐसे चल रहे हैं ऑलरेडी। वो लोग आते हैं, उनको समय मांगा जाता है, समय दिया जाता है, जैसे कोर्ट में रहता है, न्याय की एक प्रक्रिया रहती है, ऑलरेडी है, यहाँ से डिसीजन होता है, फिर हमारे कमिश्नर साहब की अपील करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष दिख रहा होता है उसमें भी नहीं, वो तो अब नहीं, उनको आपको बोलने का तो समय देना पड़ेगा ना सर, आपको देना पड़ेगा। वो समय मांग रहा है, जैसे अगर वो समय मांग रहा है तो जो वहाँ अथॉरिटी पे बैठा है, जैसे हमारे सचिव साहब बैठते हैं, तो उन्होंने अगर उन्हें समय दिया तो समय देखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है हमारे ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं, मेनी ऑर्डर्स आर चैलेंज इन द कमिश्नर कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट के ऑर्डर भी हाई कोर्ट चैलेंज होते हैं, फिर दे आर चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कई केसेस है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रोसेस, उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हथौड़ा लेके तब तो नहीं कर, अगर चल रहा है हाई कोर्ट में फिर तो करना मुश्किल नहीं, तो मतलब वही मैं सर बता रहा हूँ कि ये अवेयरनेस, जैसे अब ये चीज़ है कि एक यूसीएमएस की प्रक्रिया है, बिल्कुल वो कोर्ट की तरह ही सेटिंग होती है, उसमें जो नोटिस कटता है उसको कोर्ट की तरह ही करते हैं। तो वो ऑलरेडी प्रक्रिया हमारी चल रही है। हमारे लॉ में प्रोविजन है कि अगर किसी ने कोई चीज़, सपोज फॉर एग्जांपल अगर लैंड भी किसी ने गलत प्रोविजन के लिए लिया हुआ है,
तो उसके यहाँ भी डीएम कोर्ट के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है आपको कि गलत हुआ है, किसी ने क्राइम कर दिया है, वो रंगे हाथ पकड़ा हुआ आपको दिख गया है, लेकिन फिर भी आप उसे समय देते हो, कोर्ट में प्रक्रिया चलती अपनी है बात रखने के लिए। इसलिए हम लोग सर डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हमारे पास ये 3 विंग्स हैं एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करना है। ठीक, चलिए, एक एनजीटी की जब बात होती है, बहुत से ऐसे बिल्डिंग हैं जो नहर के आसपास डेवलप होती हैं, कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, तो क्या उसको पूरा आप लोग अप्लाई करा पा रहे हैं? मतलब मैं सीधा क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, क्या वो अप्लाई हो पा रहा है? एनजीटी के रूल्स हम एग्जैक्टली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, एनजीटी के रूल्स जो क्या आए थे गंगा से रिलेटेड, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड, तो वी आर नॉट डोमेन नॉलेज इन दैट, तो वी टेक द क्यूज फ्रॉम इरिगेशन। ओके, कई ऐसे थे 2016 से पहले जो आपके यहाँ जो डेवलपमेंट हो गए थे, तो उनकी ईयर हरिद्वार में भी बहुत सारे हैं सर। हरिद्वार में मतलब हर जैसे जगह आप बताइए। नहीं, जैसे जाता है, जैसे कोई अभी एक लिस्ट भी होगी जिसमें कि अगर 200 मीटर तक का जो फ्लडेड जोन होता है, फ्लडेड जोन में भी कोई भी सर flood zone के एक्चुअली ये आसपास- नॉलेज की कमी है, ये फ्लड प्लेन जोनिंग हरिद्वार की हो चुकी है, फ्लड प्लेन जोनिंग के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लड प्लेन जोनिंग 200 मीटर तक नहीं होता और है। रुड़की वाला जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ रुड़की की भी फ्लड प्लेन जोनिंग, रुड़की की अब मुझे देखना पड़ेगा किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उन नदी के हिसाब से फ्लड प्लेन जोनिंग हो रखी है, 200 मीटर का सोलानी- रूल जो है, सोलानी पुल है, सोलानी मैं ब्रिज वही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्लड प्लेन जोनिंग है जहाँ हो जाती है वहाँ फ्लड प्लेन जोनिंग रूल अप्लाई करता है। 200 मीटर का रूल उस एरिया के लिए जहाँ फ्लड प्लेन जोनिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, फ्लड प्लेन जोनिंग की एक प्रक्रिया है। अब जैसे यहाँ कैनाल बन गया तो ऑब्वियसली नदी पानी इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ डेवलपमेंट अलाउड है। ठीक है, इसकी फ्लड प्लेन जोनिंग हो रखी है। कहीं डैम बन गया, डैम के आसपास आप देखते हो डेवलपमेंट रखता है, पानी उसको रोक दिया, तो वो है। रही बात सोलानी नदी की, आपने कहा कि कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, सो वी आर पर्सनली इन्फोर्सिंग। हमने एक डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसमें हमने प्रत्येक जॉइंट मजिस्ट्रेट और बना रखे हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज लुकिंग इनटू इट, और उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट इरिगेशन के एनओसी के अलावा हम कोई ऐसे जो नक्शे आते हैं जो नदी के 200 मीटर या 300-400 मीटर में भी होते हैं, उनके एनओसी के अलावा नहीं करते। तो दैट इज देयर, बट इट इज़ अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन एंड वी नीड टू थिंक कि जो पानी भराव की समस्या और हमारे पास इतनी आ रही है सर, बिल्कुल इतनी आ रही है, तो उसको भी हमें थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। विनय रोहिला जी वो बोलते हुए उन्होंने कहा भी ये बात कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या कोई भी कॉलोनी हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पर पानी ना भरे, ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल, ये इन्फोर्स कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं ला रहे हैं। एक गंगा व्यू सोसाइटी है और एक हमारे इंद्रलोक आवासीय योजना 2 है, इधर लेकर आ रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि अच्छी सोसाइटी कैसे होती है, कैसे एसटीपी प्लांट होता है, कैसे वाटर का रीयूजेज होता है, कैसे ड्रेनेज होता है, कैसे उसका डिस्पोजल होता है, कैसे कॉमन ग्रीन स्पेसेस देनी होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यही बात आपने बात करी ना, लोग को कल्चर में उसमें लाना पड़ेगा। अब ईंट के भट्टों में जो बनी हुई है मिलाप नगर में, आप देखिए पानी की समस्या, वहाँ देख के आप भी जाएंगे तो आपको भी परेशानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ से मैं 3-4 साल से, मैं खुद जॉइंट मजिस्ट्रेट था तो परेशान प्रॉब्लम है। और जो वो पानी भी निकाल के वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाल देते हैं, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन के आगे निकासी नहीं है, वो फिर रोड पे कहीं किसी के खेत पे गिर जाता है। तो दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज एंड दिस रिक्वायर अ कंटेम्पलेशन फ्रॉम द सोसाइटल लेवल ऑल्सो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑल्सो। तो ये जन भागीदारी वाला इशू है और इसमें हम लोग सब लोग मिलकर ही इसमें काम को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे हम एनजीटी की आप बात करते हैं, आपने बोला कि सिंचाई विभाग चिन्हित करता है वो एरिया, आपको नहीं लगता कि सिंचाई विभाग को एक्चुअल में एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि भाई यहाँ तक फ्लड जोन है या यहाँ तक ये सिस्टम ऑलरेडी है, लेकिन वो सार्वजनिक वो नहीं होता ऑलरेडी सार्वजनिक है सर। आप आरटीआई लेके ले लीजिए, सार्वजनिक है, नोटिफाई करा था 2017-18 में, वो सारा है उधर लिस्ट उनके। वो तो एनजीटी गाइडलाइन में हो गया, एनजीटी गाइडलाइन के हिसाब से ही इरिगेशन ने सार्वजनिक किया था। सारे आते हैं, सब लोग अपने खसरे लेकर जाते हैं कि हम मेरा उसके बाहर है कि उसके अंदर है। अब सोलानी नदी का नहीं करा होगा तो वहाँ से 200 मीटर देखा जाएगा सेंटर से, वो इट इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। उस पर फिर क्वेश्चन आता है कि ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है कि सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है, इन पे इशू आता है। तो वो लोग भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं। हम लोग रोज़ इसी टाइप के सवाल एक दूसरे से करते हैं, फिर पूछते हैं, फिर ये होता है। लेकिन मेन एम मेरा ये है, देखिए किसी की नदी के पास ज़मीन है तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए, या तो हमें उसकी चैनलाइजेशन होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज का। ठीक है, क्योंकि उसका पाप क्या है कि उसकी ज़मीन नदी के बगल में है। करेक्ट है, मतलब ये तो पाप नहीं बोल सकते हम नहीं, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना ये। ठीक है, रूल्स है, क्योंकि पानी भराव ना हो। ठीक है, पानी भराव ना हो तो लोग रहेंगे तो उनको नुकसान ना हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि जिसके अगर तुम्हारी ज़मीन चली गई तो तुम्हारी किस्मत खराब थी कि नदी ने यहाँ रुख बदल लिया तो ये हो गया। तो उसके लिए चैनलाइजेशन होना चाहिए। तो हमारे पास जब फंड्स आएंगे तो चैनलाइज भी करेंगे, हमने करा है। ये गंगा कैनाल जब बना तो ये भी हुआ। आपका कहीं बाढ़ क्षेत्र होता है उधर भी हम लोग एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं। तो बाय एंड लार्ज वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जैसे मैंने बताया, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है,
और रिसोर्सेज डिमांड ज़्यादा है तो वी विल रीच देयर। नहीं, बिल्कुल 2-3 वर्षों में लगातार अब हम ये भी देख रहे हैं कि आपने एचआरडीए के कार्यभार को इस तरीके से संभाला हुआ है कि इसका जिक्र हो रहा है। एटलीस्ट जिक्र का मतलब कि हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है, एक्शन में चीज़ें दिख रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव है आपके लिए, मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट है। एक सवाल जो पर्सनल क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या कभी ऐसा भी होता है कि चूंकि आपकी पूरी जिम्मेदारी है भाई, सीडीओ इसके पहले आप थे, वो भी आप डेवलपमेंट का ही काम आप देख रहे थे, तो अभी क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है कई बार कि कई बार आपको एक्सेप्ट करना पड़ता होगा? देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, वी नीड टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क गिवन टू अस। प्रेशर्स नहीं होते हैं, डिमांड्स होती हैं। जैसे आपके पास भी अगर कोई आएगा, कोई आपके पास आता है तो उम्मीद के साथ आता है, तो पॉलिटिशियंस के पास भी कोई आ रहा है तो उम्मीद के साथ आ रहा है कि चाहे वो सही हो गलत हो, क्यों करा पाएंगे तो बताते हैं, एंड हम उन्हें बता देते हैं साहब इसमें ये इशू है, तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई ये इशूज़ हैं तो नहीं हो पाएगा। तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स वन चैनल फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। अदरवाइज हम लोग अपने उसी में अंदर ही अंदर सीमित हो जाएंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर इफ इट्स हैपनिंग, आई वुड रिकमेंड मोर कॉल्स कम टू मी, आई विल कम टू नो अबाउट मोर इशूज़। तो आपको फिर हेडक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता कि भाई जितने कॉल्स आएंगे मान लीजिए आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएगी? नहीं, जितना और बढ़ेगा उतना मैं क्रिकेट खेल के कम कर लूँगा अपना। क्रिकेट खेल करके, मतलब स्पोर्ट्स में, इसीलिए आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, खेल करके अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं? नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में वैसे ही इंटरेस्ट है। वैसे ही जब मैं खेलता हूँ तो मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो ये है कि जब मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो फिर मेरे को इन चीज़ों से जैसे बाकी लोग को जो टेंशन होता है, वो टेंशन कैसे कम करें फिर? जो आपकी पैशन है उसको फॉलो करिए। किसी का राइटिंग है राइटिंग करे, किसी का सिंगिंग है सिंगिंग करे, आपका न्यूज़ से रिलेटेड है आप ऐसे ही करते हैं। जी, तो जो पैशन है वो तो फॉलो करना चाहिए। लाइफ में अर्निंग इज़ वन थिंग बट लिविंग योर लाइफ इज़ अनदर। वी शुड अंडरस्टैंड कि विच हम इज़ लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर देखा हाँ, जाए तो भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो वो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, तभी यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। एंड आई होप कि अगर मैं इस जो भी वेग शब्दों में जो बताना चाह रहा हूँ अगर आप तक पहुँच रहा है तो ये अगर होगा तो हम लोग मोर हैप्पी सोसाइटी रहेंगे। करेक्ट। मैं समझता हूँ कि अगला एक पॉडकास्ट करेंगे जो आपके करियर प्रॉस्पेक्ट में होगा कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मेंटली प्रिपेयर आप कैसे अपने आप को करें कि आप अच्छे आईएएस बन पाएं, उसे लेकर के अगला पॉडकास्ट करूंगा सर आपके साथ। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल जो हमारे पास पेपर थे, कुछ सवाल हमने किए, बहुत सारे सवाल किए, और अगली बार बैठेंगे तो शायद कुछ और भी सवाल हो सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, आप इश्यूज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसे लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आईएएस का लाइफ क्या होता है, किस तरीके से वो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद किस तरीके से एक चेयर उससे मिलती है, और मिलने के बाद किस तरीके से सोसाइटी में जाकर के उसे काम करना पड़ता है, वो कौन कौन से प्रेशर होते हैं, और प्रेशर के साथ साथ क्या कुछ मिलता है। बहुत से लोगों का सपना होता है, उस सपने को लेकर के खुल करके हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और आपने जो समय दिया सर हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।